इस प्रकार के स्टेटमेंट से चीन को लाभ होगा। वो चाहते ये हैं कि इस प्रकार के स्टेटमेंट भारत से निकल करके आए। उनका ओवरऑल काम सिर्फ यही है कि वो किसी प्रकार से भारतवर्ष को चारों ओर से घेर सकें और मिलिटरीली भारत के ऊपर दबाव बना सकें। वो भाषा हम ना बोलें जो कि चीन दुनिया को सुनाना चाहता है या पाकिस्तान दुनिया को सुनाना चाहता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर भी चाइना ने काफी डैम बनाकर रखे हैं और लगातार उस पर काम चलता रहता है, तो उससे क्या असर पड़ेगा भारत पर, आपको क्या लगता है? चीन भी आज की तारीख में आर्थिक रूप से एक लो में चल रहा है। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे पास आज की तारीख में हर किस्म की ताकत है और सब इस बात को समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने अपने लद्दाख दौरे के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होने लगी है। राहुल गांधी ने ऐसा कहा है कि वहां के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि लद्दाख में चीन की सेना घुस चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और ये जो पूरा विवाद है चीन को लेकर भारत में जो चल रहा है और जो भी ये सीमा विवाद है या इसके अलावा और भी विवाद हैं, उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे मेजर जनरल अनुज माथुर सर से। सर, राहुल गांधी का ये जो स्टेटमेंट है उसको लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले पूजा, पहली बात तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता नहीं है कि ये सही स्टेटमेंट है और किसी तथ्य पर आधारित है। हो सकता है कि ये स्टेटमेंट देना किसी प्रकार की राजनीतिक मंशा रही हो, मजबूरी रही हो। मैं उस पर कमेंट करने की कोशिश नहीं करूंगा। जहाँ तक सवाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है, जहाँ तक सवाल वहाँ पर चीन की सेना की घुसपैठ का है, ये बिल्कुल गलत है। और मेरा ये मानना है कि 2017 के बाद से जब उनको पहली बार डोकलाम के इलाके में मात मिली, तब से चीन बौखला रहा है। और चीन बौखलाते की वजह से हर जगह कहीं ना कहीं कुछ चीज़ एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है और हर जगह उसको, मेरे हिसाब से उसको मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो यांगसे हो, चाहे वो गलवान हो या और कोई जगह। तो ये तमाम चीज़ों को देख करके चीन को काफ़ी जलालत का सामना करना पड़ा है, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अब उस समय अगर हमारे अपने राष्ट्र से, अपने देश से इस प्रकार की बातें उभर करके आए, और वो भी ऐसे, राहुल जी बहुत माननीय नेता हैं अपने देश के, तो उनके द्वारा अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए तो वो मुझे लगता है कि भारत के हित में नहीं है, वो चीन के हित में कह सकता हूं मैं। और मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के स्टेटमेंट से चीन को लाभ होगा। वो चाहते ये हैं कि इस प्रकार के स्टेटमेंट भारत से निकल करके आए ताकि उनका जो स्टैंड पॉइंट है दुनिया के सामने वो बढ़े। ये इसी से लगती भी पिछले साल दिसंबर की बात है, 22 दिसंबर मेरे ख्याल से, यांगसे में जब किस्सा हुआ था, तो उस समय भी यही बात हुई थी और चीन की पिटाई हुई वहाँ पे। मैंने सीधे शब्दों में कह रहा हूँ। और वो पिटाई, अगर पिटाई नहीं होती तो चीन का जो मीडिया है वो बढ़ चढ़ के वो आपके ऊपर टूट के पड़ता। पूरे एक दिन तक चीन के मीडिया से एक खबर नहीं आई। इसका मतलब उनको पता था कि उनको मार लगी है। ऐसे समय वो चाहते थे और उनके हित में यही था कि कोई हमारे यहाँ से उठ करके बोले कि हम इंडियन आर्मी की मार लगी है। और ऐसा स्टेटमेंट आया, उसी क्वार्टर से आया, और फिर जो चीन कहना चाह रहा था, सुनना चाह रहा था और पूरी दुनिया को सुनाना चाह रहा था, वो हमने उसको सुनाने का प्रयास किया। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई किसी प्रकार की ऐसी समस्या नहीं है। आपकी सेना एक बहुत शक्तिशाली और कमिटेड सेना है। सेना पे संदेह करना मेरे हिसाब से एक बहुत गलत, मेरे लास्ट बेस्टियन है। अब आप देखेंगे कि सेना पे आप संदेह करेंगे, कौन बता सकता है कि यांगसे में क्या हुआ या गलवान में क्या हुआ? कोई नहीं बता सकता। जो व्यक्ति वहाँ था वही बता सकता है। और अगर वो कह रहा है कि वहाँ पर कुछ आपको नुकसान नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी राजनेता को उसके ऊपर कोई इस प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता है। तो ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारे राष्ट्र के हित में मेरे ख्याल से नहीं है। तो हमको इस प्रकार के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। और एक बात ये भी है सर कि बहुत लंबे समय से विवाद रहा है बॉर्डर को लेकर, खास करके चीन के साथ में, भारत के साथ में पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। और ये बात सही है कि
चीन है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। इन दिनों भी कई सारे साथ में एमओयू हुए हैं, बहुत सारे, और इन्वेस्ट खूब कर रहा है। इसके पीछे आपको क्या लगता है, वजह क्या हो सकती है? देखिए, जहाँ तक चीन का प्रश्न है, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि चीन और भारत इस एरिया में, इस रीजन में प्रतिद्वंद्वी हैं। और यदि चीन को किसी से डर है कि वो उसकी बादशाहत को चैलेंज कर सकता है, तो वो सिर्फ भारत से। तो काफी समय से चीन की ये पॉलिसी रही है, उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी बोलता है वो चीन। और वो क्या चाहता है कि भारतवर्ष के चारों ओर वो इस प्रकार से अपनी स्ट्रिंग बना ले, वो अपनी सैन्य मौजूदगी दर्शा दे, जिससे कि भारतवर्ष पे दबाव डाला जा सके। यही वजह है कि चीन श्रीलंका में हम्बनतोता ले लेता है, जिबूती ले लेता है, पाकिस्तान से एक पोर्ट ले लेता, ग्वादार ले लेता है, म्यांमार में कुछ कर रहा है, बांग्लादेश में। तो उनका ओवरऑल काम सिर्फ यही है कि वो किसी प्रकार से भारतवर्ष को चारों ओर से घेर सकें और मिलिटरीली भारत के ऊपर दबाव बना सकें। उसी श्रृंखला में वो चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरह से पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाए। उनका काम, चीन जो है, मैं आपको साफ शब्दों में बता रहा हूं, चीन पाकिस्तान का मित्र कुछ नहीं है। चीन किसी का मित्र नहीं है। चीन के सिर्फ अपने विस्तारवादी विचार हैं। अपने विस्तार के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और वो पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या अफ्रीका में कई देश हो या जिबूती हो या कोई भी देश हो, चाहे वो मालदीव्स में कुछ करने की कोशिश कर रहा है, चाहे ग्वादार, तो वो तमाम जगहों पर चीन सिर्फ अपना और अपना इंटरेस्ट देखता है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने इंटरेस्ट को नहीं देख पा रहे हैं, और उससे कॉम्प्रोमाइज करते हुए स्टेटमेंट्स मुझे लगता है कहीं कुछ जगहों से आते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको मैं दूसरी बात बताता हूँ, आपने पूछा। दूसरी बात यह है कि जो भारत और चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्यों है? क्योंकि हमने सन 47 से लेकर के 62 तक काफ़ी ज़मीन खोई, काफी मतलब हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में चली, हजारों वर्ग किलोमीटर, कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और उसके पश्चात 62 की वॉर के बाद एक अनईजी लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसपे कि दोनों तरफ दोनों सेनाएं थी, वो हमारे पास आई। अब वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 4000 किलोमीटर ज्यादा लंबी है। आप देखें काराकोरम से लेकर के लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश तक, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अधिकतर जगह हमें पता है कि हमारा कंट्रोल कहां पर है, उनका कंट्रोल कहां पर है, जिस पे कि कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन कुछ इलाके पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ऐसे हैं जिनको कि एडीपी कहा जाता है। एडीपी का अर्थ है एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शंस, जहां पर कि चीनी सेना का मानना है कि उनका इलाका कुछ आगे तक है, हमारा मानना है कि हमारा इलाका कुछ आगे तक है। तो उन एरियाज को एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शन कहा जाता है, और उन इलाकों में दोनों सेनाओं को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का और उन इलाकों को पेट्रोल करने का अधिकार है, और उनको आज़ादी है। और उन्हीं इलाकों में अक्सर आपने देखा होगा पिछले कई सालों से क्लैशेस होते रहे हैं। वो क्लैशेस इसी वजह से होते रहे हैं क्योंकि जब हम समझते हैं हमारा इलाका है, वो क्लेम करते हैं उनका इलाका है, तो वहाँ होता है। यही बात जो आप फिंगर जो 1 से लेकर 8 तक का जो इलाका है, उसमें भी यही है कि हमारा परसेप्शन है कि हम फिंगर 7-8 तक हैं, उनका परसेप्शन है कि वो फिंगर 2-1 तक हैं। तो ये जो बातें हैं वो सब इस प्रकार की बातें हैं कि हमें अपना इंटरेस्ट वहाँ पर बनाए रखना है। और अपनी, इस बार आपको मैं बताऊं, आपकी सेना ने पहली बार इतिहास में वो जो ऊंची पहाड़ियों पे जाके बैठे, जिससे कि जो गलवान के समय चीन की सेना आई थी उसको रिट्रीट करना पड़ा। आपकी सेना का पूरा दबदबा है, और कोई इस प्रकार का की वजह मुझे नज़र नहीं आती कि आप ये समझें कि वहाँ पर चीन की सेना आके घुसी हुई है और कुछ लोग। तो इस प्रकार के मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट्स हैं। हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, और ये बातें मुझे लगता है कि यदि हम कभी बातचीत के ज़रिए अपनी बॉर्डर को सोल्यूशन करने चाहेंगे, तो ये इस प्रकार की बातें शायद हमें थोड़ा उस समय थोड़ी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डालें। तो मेरा यही मानना है कि कोई भी इस प्रकार की बात, कोई भी राजनीतिक दल हो,
कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, कितना भी बड़ा छोटा नेता हो, इस प्रकार की बात, वो भाषा हम ना बोलें जो कि चीन दुनिया को सुनाना चाहता है या पाकिस्तान दुनिया को सुनाना चाहता है। अगर वो भाषा हम बोलेंगे तो उनके जो मंसूबे हैं उनको बल मिलेगा और ये भारतवर्ष के लिए नुकसानदायक रहेगा। मुझे लगता है राजनीति करने के लिए और कई इलाके क्षेत्र हैं और कई चीज़ें हैं, उन पे आप राजनीति करें। जहां राष्ट्र की अखंडता का प्रश्न आता है या राष्ट्र के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर का सवाल आता है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव सिद्ध हो सकते हैं और हमें इनसे बचना चाहिए और हमें अपनी सेना पर भरोसा रखना चाहिए। अगर कोई बात होगी, ये वही सेना है, 62 में भी लड़ी है, 67 में भी लड़ी है, 99 में भी लड़ी है, कोई इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो विश्वास रखें कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपकी सेना कहीं भी नहीं करेगी, ये निश्चित मान लें आप। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भी खूब विवाद रहता है। वैसे तो हालांकि इसको लेकर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि कितना क्या हिस्सा को भी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी पर भी चाइना ने काफ़ी डैम बनाकर रखे हैं और लगातार उस पर काम चलता रहता है, तो उससे क्या असर पड़ेगा भारत पर, आपको क्या लगता है? देखिए, जब भी इस प्रकार की नदियां होती हैं जो दो राष्ट्रों में या दो से अधिक राष्ट्रों में से होके बहती हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है और उनको पता होता है कि कौन जो अपस्ट्रीम नेशंस हैं वो उसमें, अपस्ट्रीम नेशन मतलब जो उस नदी पे पहले आ रही हैं। उदाहरण की जैसे ब्रह्मपुत्र कहा तो ब्रह्मपुत्र चीन से निकल रही है, तिब्बत से, और हमारे पास आ रही है और बांग्लादेश में जा रही है। तो अपस्ट्रीम नेशंस वहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसके सब बातचीत आपस में निर्णय करीबी होती हैं। चीन जो है अपनी नीतियों को प्रोग्रेस करने के लिए उनका सदैव से ये रहा है कि हर किस्म से, हर तरीके से आपके ऊपर प्रेशर डाला जा सके। तो आप नदी के पानी को रोककर या नदी के पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके भी दूसरे राष्ट्र के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। और अधिकतर जो इस प्रकार की गतिविधियां चीन कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य ये है कि भारतवर्ष के ऊपर दबाव डाला जा सके, आवश्यकता पड़ने पर भारत में बाढ़ कराई जा सके, तो पानी को रोकना। लेकिन वो अधिकतर चीज़ें इस प्रकार की कर रहे हैं जिनको कि आप इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जाकर के उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। आपको हक है, लेकिन जैसे आपको मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ आपको। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई हमारे और पाकिस्तान के बीच में, जो कि मेरा ये मानना है कि वो जो ट्रीटी है वो थोड़ी सी लॉपसाइडेड थी, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ झुकाव लिए हुए थी। आप 6 नदियों में से 3 नदियों का पानी पे हक पाकिस्तान को दिया, और 3 नदियाँ कौन सी थी? सिंधु, झेलम और चिनाब, जो कि तमाम ये जो नदियाँ हैं कश्मीर से निकलती हुई हैं। और हमने सतलुज, रावी और बियास का तो इसलिए कोई प्रश्न ही मेरे हिसाब से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि बियास तो हमारे भारतवर्ष में ही निकल करके और सतलुज के साथ मिल जाती है, तो वो तो नदी पाकिस्तान जा ही नहीं रही है, तो फिर ये बराबर, तो वो बात नहीं। तो उस ट्रीटी के तहत भी आप कुछ काम कर सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते। तो जो अपस्ट्रीम कंट्री जो काम कर रही हैं वो कर सकती हैं। लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीन प्रयास ये करेगा कि किसी न किसी तरीके से पानी के माध्यम से दबाव बनाया जा सके, ताकि अब पूरा एम यही है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को अपनी फेवरेबल टर्म्स पे वो रिजॉल्व करना चाहता है, फाइनलाइज करना चाहता है, जो कि उसके लिए वो हर तरह का प्रयास कर रहा है। और आपको मैं बता सकता हूँ कि कम से कम पिछले 1 दशक के दौरान उनको सही माकूल जवाब दिया गया है, और चीन को पता है कि वो बहुत ज़्यादा जो कर सकता था वो करने वाली स्थिति में नहीं है। दूसरी बात यह है कि चीन भी आज की तारीख में आर्थिक रूप से एक लो में चल रहा है। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। तो आप ये मान के चलें कि बहुत ज़्यादा जो चीन का उनका जो काम करने का तरीका है, विस्तारवाद और अपने आप को विश्व शक्ति बनाना, ये स्टेटेड पॉइंट है चीन का कि वो 2050 तक दुनिया की इकलौती महाशक्ति बनना चाहते हैं।
तो उनका जो काम करने का तरीका है वो तमाम अपने लोगों जो हम उनके जो परसेप्शन में जो उनके साथ मुकाबले में हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो या कोई भी हो, उन सबसे अलग अलग तरीके से उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में एक भारतवर्ष पे उनका एक बहुत बड़ा उनके इस मुहिम में उनका लग सकता है। तो उनका ये मानना है कि इनको दबाने की आवश्यकता है, और मेरा ये मानना है कि हमें, आप किसी भी राजनीतिक दल में हो, इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट कोई देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं देना चाहिए, जो कि राष्ट्र के हितों के लिए काउंटर प्रोडक्टिव सिद्ध हो। जो आज का स्टेटमेंट है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, वो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं है। हमें सबको मिलकर के, जब राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है, तो हम सबको एक साथ मिलके एक आवाज में अपने विरोधियों को जवाब देने की ताकत अपने आप में रखनी चाहिए। और एक और बात बता सकता हूं मैं कि इस प्रकार के स्टेटमेंट्स का कोई बहुत ज़्यादा असर होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में हर किस्म की ताकत है और सब इस बात को समझते हैं। और ये बात आप मान लें कि चीन को कोई भी काम, मेरे हिसाब से इस जिस प्रकार की आज का माहौल है, कोई भी ऐसा काम नहीं करने दिया जाएगा जो कि भारत के हित में ना हो। ये बात आप मान लें। अब याद बस यही है कि इस प्रकार के जो वो चाहते हैं सुनना बोलना, जो पाकिस्तान चाहता है सुनना बोलना, वो हम ना बोलें। आप कोई भी हो, राजनीति करने के तरीके अलग ढूंढे जा सकते हैं और कर ही रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो वो बात नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है और इसको हमें सही तरीके से इसको देखने की आवश्यकता है और देश को समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकार का कुछ नहीं है। चीन ने कोई कब्जा नहीं किया है। वहाँ के ऑपरेशनल हालात, वहाँ की सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, उस पर निर्भर होता है कहाँ कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी बात है और उसको बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे यांगसे वाला स्टेटमेंट ख़त्म हो गया, गलवान वाला स्टेटमेंट ख़त्म हो गया, ये भी कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगा। इसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। सब दुनिया जानती है कौन क्या कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ में मेजर जनरल अनुज माथुर सर। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बात कही है कि राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है और इससे कहीं ना कहीं जो चीन है उसको एक बल मिलता है। और इसी के साथ में ये भी बात उन्होंने स्पष्ट की है कि चीन ने किसी भी तरह से भारत में कोई भी क्षेत्र पर अपना कब्जा नहीं जमाया है। तो इसी के साथ में कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।